अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एसिड बेस और साल्ट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे आज? हिस्ट्री ऑफ एसिड बेस, उसका इंट्रोडक्शन, एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक स्पीशीज में डिफरेंस और आर्हीनियस कंसेप्ट और उसकी लिमिटेशन। ठीक, तो एसिड और बेस है क्या? सही, हिस्ट्री वाइज जाते हैं तो 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, फिर 21st सेंचुरी है। तो 18th सेंचुरी में तो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। तो जब इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो एसिड और बेसिस को कैसे पहचाना जाता था? जब इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, इंसान तो मौजूद था, तो इंसान में खुद बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो क्या है, वो डिटेक्शन का फंक्शन कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन करते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे आइज, आइज क्या क्या डिटेक्ट करते हैं? आइज डिफरेंस बताता है कलर्स में। ठीक है, कि कलर में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमारे एयर जो है वो क्या हमें बताता है, वो साउंड में डिफरेंस बताता है। ठीक, और हमारा जो टंग है वो टेस्ट में डिफरेंस बताता है। हमारे जो हाथ है वो टच, वो फील में डिफरेंस बताता है। तो जब इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं थे तो सबसे जो परफेक्ट और सबसे जो कम्प्लेक्स और कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है वो मौजूद था, इंसान। ठीक है, ह्यूमन जो है वो सबसे कंप्लीट और सबसे कम्प्लेक्स मशीन है पूरी दुनिया में, तो वो तो मौजूद था। तो एसिड को कैसे जो है, एसिड को कैसे पहचाना जाता था? एसिड को हमारी बॉडी का जो एक डिटेक्टर है, टंग, टेस्ट, जो कि टेस्ट जो है उसमें डिफरेंस बताता है। तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? सोर टेस्ट। सोर टेस्ट जिस चीज का है उसमें एसिड मौजूद होता है। लेमन, ठीक, उसमें एसिड मौजूद है। ऑरेंज, उसमें एसिड मौजूद है। विनेगर, उसमें एसिड मौजूद है। और ये सारे सोर टेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं थे तो एसिड को कैसे पहचाना जाता था? ठीक, अब ये कोई केमिकल टेस्ट नहीं है, ये फिजिकल है, मतलब टेस्ट फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी पे शुरू शुरू में एसिड और बेस को पहचाना जाता था। बेस, बेस को जो है, अब बेस को टेस्ट के बेस पे भी और टच, दो डिटेक्टर, दो ह्यूमन बॉडी में जो दो डिटेक्टर है, एक टच का डिटेक्टर, ठीक, तो सोप जो है, सोप उसमें बेस मौजूद होता है, वो स्लिपरी होता है। ठीक, तो बेसिस भी स्लिपरी है और उसमें सोपी टच मौजूद होता है। और दूसरा जो हमारे पास है, इसका टेस्ट बेटर होता है। ठीक, कड़वा होता है, तो ये बेटर टेस्ट रखता है बेसिस। ठीक, अब स्टेप वाइज जाते हैं, हिस्ट्री वाइज। ये तो फिजिकल डिफरेंसेस है। ठीक है, अब ये दोबारा भी स्लाइड में मैं आप लोगों को शो करूंगा, और कुछ केमिकल डिफरेंसेस और रिएक्शन बेस पे भी हम एसिड बेस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सही, तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो एसिड, बेस एंड साल्ट, मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा होगा। एसिड, बेस एंड साल्ट। तो आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? एसिड्स की हिस्ट्री, एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस में डिफरेंस और आर्हीनियस कंसेप्ट। सही, ओके, तो मैं दोबारा जो है मैं पॉइंटर सेलेक्ट करता हूँ, हाइलाइटर सेलेक्ट करता हूँ। हिस्ट्री 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में एसिड्स जो है केमिकली, अब केमिकल डिफिनीशंस पे आते हैं। केमिकली एसिड्स को कैसे जो है डिफाइन किया जाता था कंपोजिशन वाइज, ये लिबेक की डिफिनीशन है 18th सेंचुरी में। उन्होंने ये बात की थी कि तमाम जो एसिड्स है, तमाम एसिड, उनमें ऑक्सीजन मौजूद होता है। उनमें क्या मौजूद होता है? ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि HNO3 है, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस,
H3PO4, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर H2SO4। ठीक, तो ये सबसे नॉन क्या थे, नॉन एसिड उस वक्त ये थे, और हेलोजन भी मौजूद होते थे। ठीक है, HClO4, HClO4, HClO3। तो लिबेग ने 18th सेंचुरी में एसिड की एक डिफिनीशन क्या की कि एसिड में ऑक्सीजन मौजूद होता है और उस ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हेलोजन भी मौजूद होते हैं। मतलब ऑक्साइड्स ऑफ हुमो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक, तो ये 19th सेंचुरी में देखा गया, 19th सेंचुरी में ये देखा गया कि ये डिफिनीशन बहुत नैरो है। ठीक है, बहुत सारे एसिड ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता और फिर भी वो एसिड की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, तो खुद ही इस बंदे ने, इस साइंटिस्ट ने, लिबेक ने अपनी डिफिनीशन को क्या किया, थोड़ा ब्रॉडन किया। और फिर उन्होंने क्या डिफाइन किया 1838 में कि वो कंपाउंड कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है, और उस हाइड्रोजन को कौन, मेटल आके क्या करे, रिप्लेस्ड कर दे। ठीक है, सो कंपाउंड containing hydrogen in which the hydrogen can be replaced by metal। तो अब आप लोग देख ले, ये HCl है, HCl जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम आके इस हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, NaCl बनाता है, और ये हाइड्रोजन निसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। तो अगर हम 2 मोल सोडियम ले ली और 2 मोल क्या ले ली, HClO, तो फिर हमारे पास H2 गैस बनेगी। क्या बनेगी, H2 गैस बनेगी। ठीक, तो H2 गैस असल में इसमें बनती है, लेकिन शुरू में क्या बनता है, निसेंट हाइड्रोजन बनता है। तो इधर मेटल ने आके, ये सिर्फ अल्कली मेटल नहीं, कोई भी मेटल हो, ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन है, और 12th चैप्टर में हम वो कंडीशन पढ़ेंगे कि कौन सा मेटल, मतलब ठीक, तो ऐसा मेटल जिसका रिडक्स पोटेंशियल 0 से क्या हो, कम हो, नेगेटिव में हो, ऐसा मेटल जिसका रिडक्स पोटेंशियल 0 से कम हो। ठीक है, तो वो एसिड से किसको, H को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, जो डिफिनीशन आज भी मौजूद है। मतलब अच्छा, तो 1838 में, इसको 19th सेंचुरी कहते हैं, 1838 में लिबेग ने क्या किया, दोबारा डिफाइन किया कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन मौजूद होता है और उस हाइड्रोजन को कौन, ठीक, उस हाइड्रोजन को मेटल आके क्या करे, रिप्लेस कर दे। दूसरे स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, इसी 19th सेंचुरी में और भी बहुत सारी डिफिनीशन आ गई, उसमें लक्स फ्लड कंसेप्ट शामिल है। लक्स फ्लड कंसेप्ट ऑक्साइड के ट्रांसफर के बेस पे है। किस बेस पे है, ऑक्साइड ट्रांसफर कंसेप्ट, ऑक्साइड ट्रांसफर कंसेप्ट भी इसको कहते हैं। जो स्पीशीज ऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बल्कि ये अभी स्लाइड टेबल में भी आएगा, जो ऑक्साइड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको एसिड कहते हैं। और जो ऑक्साइड डोनर है उसको बेस कहते हैं। बेस क्या है, डोनर है, किस चीज का, ऑक्साइड का। और ऑक्साइड क्या होता है, O-2, O-2। ठीक है, ये असल में O-2 है, या 2-, ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है। ठीक है, O-2, तो ये डोनर है। ये कौन है, ऑक्साइड डोनर को उन्होंने क्या कहा, बेस कहा, ये डी है। ठीक है, डोनर, ऑक्साइड डोनर, और ये क्या है, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। सही, बल्कि टेबल आगे है, उस टेबल में ये चीज दोबारा भी आएगी। यूजेनोच कंसेप्ट या यूजेनविच कंसेप्ट, दोनों नेम इसको कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसके मुताबिक क्या है, इसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो है रिएक्शन डिफाइन किया था कि ये भी किस चीज में आता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन भी एसिड बेस की डिफिनीशन में आता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वो यूजेनविच बेस कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर सिंगल इलेक्ट्रॉन। सही, और ये भी टेबल में मौजूद है, हम टेबल पे 2-3 मिनट लगाएंगे। ठीक है, उसमें हम दोबारा डिस्कस करेंगे। इन गोल्ड और रॉबिन्सन, अच्छा, तो सिंपल सिंपल अल्फाज में लक्स फ्लड ने
ट्रांसफर, ऑक्साइड ट्रांसफर की बात की थी कि ऑक्साइड ट्रांसफर, एक ट्रांसफर करेगा, एक डोनेट करेगा, दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यूजेनोच ने क्या किया था, उन्होंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात की थी। एन गोल्ड एंड रॉबिन्सन ने ऑर्गेनिक डिफिनीशन की थी, किस चीज की, एसिड और बेस की, ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल को उन्होंने एसिड कहा था। एन गोल्ड एंड रॉबिन्सन ने इलेक्ट्रोफाइल को क्या कहा था, एसिड कहा था। इलेक्ट्रॉन से निकला है, फाइल लविंग से निकला है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। और न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, ठीक है, उसको उन्होंने बेस कहा था। क्या कहा था, बेस। ठीक, तो ये अब टेबल में मौजूद है, देखो। लिबेक के जो है दो कंसेप्ट है 1776 में, इसको 18 सेंचुरी कहते हैं, और 1838 को 19 सेंचुरी कहते हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए कि ऑक्साइड्स हो, जिस ऑक्साइड किसके साथ हो, नाइट्रोजन के साथ, फास्फोरस के साथ या सल्फर के साथ, ठीक है। और दूसरी डिफिनेशन क्या की थी, इसने सिर्फ एसिड को डिफाइन किया था, रिमेंबर, ठीक है। लिबेक ने सिर्फ एसिड की डिफिनेशन की है कि H को क्या करे, रिप्लेस कर दे, H रिप्लेस बाय मेटल हो, सही। ओके, सो अर्हीनियस, फिर अर्हीनियस का कंसेप्ट आया, अर्हीनियस, और वो लक्स फ्लड कंसेप्ट ये है। अर्हीनियस तो वैसे भी डिटेल में पढ़ेंगे तो इधर नहीं पढ़ते, ब्रॉन्स्टेड और लेवरी भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसीलिए इधर इधर में स्किप करता हूँ इन तीन कंसेप्ट को, क्योंकि ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, सही है, इसको मैं स्किप करता हूँ इधर। एन गोल्ड रॉबिन्सन 1932 में इलेक्ट्रोफाइल को क्या कहा था इस बंदे ने, इलेक्ट्रोफाइल को इस साइंटिस्ट ने क्या कहा था, एसिड, ठीक है। ये देखो, ये एसिड का कॉलम है, ये जगह किसकी है, एसिड की है। तो इलेक्ट्रोफाइल को एसिड कहा था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल को क्या कहा था, न्यूक्लियोफाइल को बेस कहा था। बेस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। लक्स फ्लड कंसेप्ट ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर एसिड है, और ऑक्साइड आयन डोनर क्या है, बेस। और इधर इसके एग्जांपल्स मौजूद है, ठीक है। SiO2 ऑक्साइड एक्सेप्टर है, और CaO ऑक्साइड क्या है, डोनर है। यूजेनविच या यूजेनविच कंसेप्ट जो है ये 1939 में, ये से सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला और सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला। तो देखो, अल्कली मेटल डोनर है इलेक्ट्रॉन की, और ये ईटा में भी आया था कि सोडियम एसिड है कि बेस है कि क्या है, ठीक है। कंसेप्ट का नहीं पूछा था, ये पूछा था कि सोडियम क्या है, सोडियम इज एसिड बेस और न्यूट्रल। तो सोडियम हमारे पास बेस है, रिमेंबर, ठीक है। सोडियम जब हम वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कंप्लीट ट्रांसफर की बात है इधर। इस कंसेप्ट में कंप्लीट ट्रांसफर की बात है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। और इस कंसेप्ट में क्या होता है, एनगोल्ड रॉबिन्सन में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर है और कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हेलोजन्स क्या काम करते हैं, हेलोजन्स इस कंसेप्ट के मुताबिक, यूजेनविच कंसेप्ट के मुताबिक हेलोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, सही। और ये सॉल्वेंट और फ्रंटियर ऑर्बिटल कंसेप्ट ये सिर्फ बीएस वालों के लिए है, ठीक है। ये एफएससी के लिए नहीं है, तो ये बीएस वालों के लिए फिर मैं पढ़ाऊंगा अलग लेक्चर में, ये लेक्चर अब दोनों के लिए कंबाइन है। ओके, अब एसिड, एसिड को फुल्ली डिफाइन करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल रिएक्शंस भी। तो देखो, मैंने बैकग्राउंड ब्लू बनाया है और एसिड का लफ्ज मैंने रेड सी लिखा है। ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू को रेड करता है, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है, ये ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड करता है, ठीक। और ये इधर मौजूद होगा ये लफ्ज। एसिड का लफ्ज कहाँ से आया है, लेटन वर्ड है, लेटन वर्ड, ठीक, जिसकी मीनिंग है सोर। एसिड से निकला है जिसकी मीनिंग है सोर। बाकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो सोर टेस्ट तो हो गया एक। सेकेंड नंबर पे क्या है, अच्छा, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब सोर टेस्ट, द एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस, लिटमस के कलर को चेंज करता है, किस कलर से किसको, ब्लू से रेड करता है, ठीक है, ब्लू टू रेड हो।
चेंज द कलर ऑफ डाइज, डाइज और इंडिकेटर के कलर को भी चेंज करता है। फेनाफ्थलीन, फेनाफ्थलीन जब बेस में मौजूद होता है, बेस में, तो फेनाफ्थलीन का कलर बेस में क्या होता है, पिंक होता है, ठीक। और वो पिंक कलर से एसिड उसको कलरलेस बनाता है। तो ये जो एसिड है ये इंडिकेटर के कलर को क्या करता है, चेंज करता है। और एसिड वाटर की पीएच को 7 से नीचे लेके आता है, ठीक है, ड्रॉप द पीएच ऑफ वाटर बिलो 7। सही। अब ये जो रेड लाइन पे है ये अब रिएक्शंस की बात है। द एबिलिटी टू रिएक्ट विद, नंबर फर्स्ट, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल्स के साथ, ठीक। कैसे, कौन कौन से, मतलब जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो क्या बनाता है, जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, वही लीबेग वाली बात है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम 2 मोल एसिड लेंगे ताकि हमारे पास हाइड्रोजन गैस बने। तो ये देखो जिंक को, जिंक और मैग्नीशियम बुक में लिखे है, तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड देता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। और गैस के निकलने के लिए हम ये वाला ये एरो यूज करते हैं, रिमेंबर, ठीक है, ये एरो यूज करते हैं, ये गैस के लिए यूज होता है। अच्छा, तो द एबिलिटी टू रिएक्ट विद, उसमें से एक पॉइंट हो गया। एसिड की एबिलिटी ये है कि ये रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल्स के साथ, और क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। लेकिन इधर भी वही बात है कि उन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल 0 से कम होना चाहिए, सही। दूसरी दूसरी बात क्या है, इस रेड लाइन के साथ, इस 5th पॉइंट के साथ एसोसिएटेड दूसरा पॉइंट क्या है, द एबिलिटी टू रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड, द एबिलिटी टू रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड, ये 5th पॉइंट के साथ रिलेटेड है। ये सारी नीचे जो पॉइंट्स है, जितने नीचे पॉइंट्स है, ये 5th पॉइंट की कंटिन्यूएशन में है। सो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सबको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है, बिल्कुल HCl उसके साथ रिएक्ट करता है, सही। बनाता क्या है, आयनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड साल्ट कहलाता है, साल्ट, और दूसरा वाटर बनाता है H2O। थर्ड नंबर, इसकी एबिलिटी क्या है, एसिड की एबिलिटी ये है कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और रिजल्ट में क्या बनता है, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। तो ये देखो मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर ले तो देखो एक साल्ट बना, एक वाटर बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना। और नंबर लास्ट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करे तो ये भी वही प्रोडक्ट देता है जो ऊपर देता है, सही है, ऊपर और नीचे सेम प्रोडक्ट है। बेस की क्या प्रॉपर्टी है, तो देखो मैंने ये बैकग्राउंड क्या मैंने बनाया है, रेड, ये रेड लिटमस को ब्लू करता है, सही है, और मैंने लिखाई किसी की है, ब्लू से। बाकी क्या प्रॉपर्टी है, इसका टेस्ट बेटर है, ऑलरेडी ये बात हो गई है, ये स्लिपरी टच वाली टाइप बात भी हो गई है, सोपी फील। अच्छा, इसकी एबिलिटी क्या है, ये भी लिटमस को चेंज करता है लेकिन रेड से ब्लू ब्लू कर देता है। इसकी एबिलिटी क्या है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, सही। ये इसमें से एक टर्म यूज होता है अल्कली। तो अल्कली किस बेस को कहते हैं, जो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्यूशन ऑफ बेस इज कॉल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन किसी कहते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन, वाटर सॉल्युबल बेस के सॉल्यूशन को अल्कलाइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में ऐड करते हैं तो आयंस देते हैं और हाइड्रोक्साइड्स आयन देते हैं, मेटल आयन और हाइड्रोक्साइड देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन H आयन और OH आयन, गौर से सुनिए, ठीक। H आयन एसिड से, OH आयन बेस से, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनाता है। एसिड H की वजह से एसिड होता है, प्रोटॉन की वजह से, बेस हाइड्रोक्साइड की वजह से बेस होता है। तो जब एसिड और बेस मिलाते हैं तो ये दोनों वाटर बनाते हैं और दरमियान में क्या रह जाता है, ठीक है, सोल्यूशन में क्या रह जाता है, सोडियम रह जाता है और क्लोराइड रह जाता है अगर HCl का रिएक्शन है।
इनको स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं। कौन से आयन? स्पेक्टेटर्स आयन। ठीक है। असल एसिड बेस रिएक्शन किसका होता है? प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड का। और ये दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रल स्पीशीज देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एम्फोटेरिक स्पीशीज, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर ले, जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर ले तो एसिड जैसे बिहेव करता है। A substance which behave as an acid कब? when react with what? A base। जब बेस के साथ रिएक्ट कर ले या बेस एक सोल्यूशन में आप उसको ऐड कर ले, ठीक है। और वही चीज फिर बेस का फंक्शन करती है, ठीक है, जब आप उसका रिएक्शन किसके साथ करवा ले? एसिड के साथ। तो दूसरे आसान अल्फाज में बात क्या हो गई? A substance which behaves both in acid as well as base is called amphoteric substances। ऐसे substances जो एसिड का भी फंक्शन कर सके और बेस का भी फंक्शन कर सकता हो, उसको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। सही। तो एम्फोटेरिक हमारे पास सबसे टिपिकल एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल एम्फोटेरिक का क्या है? वाटर खुद है। वाटर खुद एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। सही। वाटर का रिएक्शन देखो, वाटर किस चीज का फंक्शन करता है? एसिड का फंक्शन करता है जब बेस के साथ रिएक्ट कर ले। बेस कौन है? अमोनिया। तो अमोनिया के साथ वाटर जब रिएक्ट करता है तो इधर इस वाटर ने किस चीज का फंक्शन किया है? एसिड का फंक्शन किया है। और अब देखो, वाटर बेस का भी फंक्शन करता है नीचे रिएक्शन में। वाटर एक्ट एज बेस, ऊपर एसिड, नीचे बेस का फंक्शन करता है, लेकिन किसके साथ? HCl के साथ। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एमपी प्रोटेक सब्सटेंसेस किसी कहते हैं? मैंने जिस तरह पहले बताया कि अब आज हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे एम्फोटेरिक और एमपी प्रोटेक का। तो एमपी प्रोटेक आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर कैपेबल टू डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट व्हाट? प्रोटॉन। देखो एमपी प्रोटेक में प्रोटॉन का लफ्ज है प्रोटेक, एमपी प्रोटेक एम्फोटेरिक डिफरेंट अल्फाज है। एम्फोटेरिक, एमपी प्रोटेक डिफरेंट अल्फाज है, रिमेंबर। और अल्फाज के साथ साथ इनकी डिफिनीशन में भी थोड़ा फर्क है। तो एमपी प्रोटेक सब्सटेंसेस हर वो सब्सटेंस को कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या? प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सके और प्रोटॉन दे भी सके, ठीक। प्रोटॉन एक्सेप्टर एज वेल एज डोनर सब्सटेंस, इसको फिर क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? एमपी प्रोटेक सब्सटेंसेस कहते हैं। एमपी प्रोटेक सब्सटेंसेस। एवरी एमपी प्रोटेक सब्सटेंस इज एम्फोटेरिक। हर एमपी प्रोटेक एम्फोटेरिक है। देखो एम्फोटेरिक में प्रोटॉन की कंडीशन नहीं है, बल्कि दूसरी स्लाइड में इसके डिफरेंस मौजूद है। ये देखो और से देखिए क्या है? एम्फोटेरिक। और ये क्या है? एमपी प्रोटेक। एम्फोटेरिक वो है जो दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर सके। एक ही सब्सटेंस हो, एक ही सब्सटेंस होगा, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकेगा। इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोटॉन। इसके लिए ये लाजमी नहीं है कि इसमें खामखा प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर की कैपेबिलिटी हो, ना ना, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि इसमें इसके लिए क्या कंडीशन है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सके और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सके। और एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बेस का फंक्शन करेगा, और बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एसिड का फंक्शन करेगा। और इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की या डोनेट करने की, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है। हाँ, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, लेकिन ये पाबंदी इस पे नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है। ये ब्रॉड टर्म है, एम्फोटेरिक ब्रॉड टर्म है, जाहिर बात है प्रोटॉन का रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है। और हर एमपी प्रोटेक ये वाला इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन ये क्रॉस इसमें इंक्लूड नहीं है, ये लाइन इधर से ड्रा नहीं कर सकते। एवरी एमपी प्रोटेक इज एम्फोटेरिक, ठीक। इसके एग्जांपल देख ले, H2O, HCO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, इसमें प्रोटॉन मौजूद है, बिल्कुल इन तीनों में प्रोटॉन मौजूद है। तो ये जो एक एक प्रोटॉन या दो दो प्रोटॉन मौजूद है,
इनमें से एक एक डोनेट कर सकते हैं और ये वापस प्रोटॉन ले भी सकते हैं, ये वापस प्रोटॉन ले भी सकते हैं। लोन पेयर मौजूद है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस ले सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो प्रोटॉन लेने और देने वाले हैं, लेकिन नीचे जो एग्जाम्पल है ये प्रोटॉन वाली नहीं है। ठीक है, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, देखो इसमें प्रोटॉन है नहीं, तो ये कहां से प्रोटॉन देगा? तो ये जो नीचे वाले हैं दे आर ओनली ओनली व्हाट, दे आर ओनली, ये जो नीचे 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल है दे आर ओनली एम्फोटेरिक, ओनली एम्फोटेरिक, ये सिर्फ एम्फोटेरिक है, ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। एम्फीप्रोटिक की तरफ आ जाइए, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करेगा एज वेल एज डोनेट भी करेगा, और ये रिस्ट्रिक्टेड है टू प्रोटॉन ओनली, और ये बहुत नैरो डिफिनीशन है। और एवरी एम्फीप्रोटिक इज नॉट, ये मैंने क्या लिखा है, एवरी एम्फीप्रोटिक, हाँ ये जो एम्फोटेरिक है एवरी एम्फोटेरिक इज नॉट एम्फीप्रोटिक, ये वाला इसमें इंक्लूड नहीं है, इस पे मैं क्रॉस लगाता हूं, ये वाला इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये इसमें क्या है, इंक्लूड है। अब देखो H2O, H2CO3, H2SO4, दे आर बोथ amphiprotic as well as amphoteric, and these lower one they are only amphoteric, ये सिर्फ एम्फोटेरिक है और एम्फीप्रोटिक नहीं है। सही, ये डिफरेंस था। अब इनकी रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? एसिड मोस्टली रिएक्ट विद वाटर, एसिड अक्सर बेस और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। बेस मोस्टली रिएक्ट विद वाटर, बेस अक्सर एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एसिड अक्सर बेस और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बेस अक्सर एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एम्फोटेरिक एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है लेकिन नॉट विद वाटर, ये वाटर में अक्सर सॉल्युबल भी नहीं होते। ठीक है, एम्फोटेरिक अक्सर वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं अक्सर, नॉट ऑलवेज। ठीक, ये इनमें रिएक्शन का डिफरेंस है। अब आर्हीनियस डिफिनीशन की तरफ आते हैं। आर्हीनियस रिमेंबर बहुत ज्यादा इस आर्हीनियस ने बहुत ज्यादा वर्क किया था एसिड बेस पे, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1903 में, 1903 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, बहुत सारे और भी काम इसने किए हैं। अच्छा, एसिड, आर्हीनियस के मुताबिक एसिड क्या है? एसिड क्या है? अपना प्रोटॉन होगा और वो डोनेट करेगा किसमें? अपना हाइड्रोजन होगा और वो एक्वस सोल्यूशन में, वाटर के सोल्यूशन में उसको डोनेट करेगा। ठीक है, सब्सटेंसेस विच डोनेट प्रोटॉन इन एक्वस सोल्यूशन, अपना प्रोटॉन होगा, ये लाजमी है। HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा, ये सारे आर्हीनियस एसिड है। दो एग्जाम्पल इधर गिवन है, आसान आसान। ठीक, तो जी ये इजी है तो इसको डायरेक्ट करेंगे। ये वाटर है सॉल्वेंट, और इसमें इसने प्रोटॉन दिया, HCl ने प्रोटॉन दिया, HNO3 ने प्रोटॉन दिया, तो ये आर्हीनियस एसिड है। आर्हीनियस बेस क्या है? अ सब्सटेंस which donate hydroxide ion in aqueous solution। ठीक है, NaOH, KOH, CaOH होल 3, ये सारे वो हाइड्रोक्साइड रखते हैं और डोनेट भी करते हैं, हाइड्रोक्साइड रखते हैं और डोनेट भी करते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब आर्हीनियस एसिड बेस रिएक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन ले। आर्हीनियस एसिड बेस रिएक्शन क्या है? तो आर्हीनियस एसिड बेस रिएक्शन, in a classical Arrhenius acid base reaction, salt and water or solvent is formed, या उसका प्रोडक्ट होता है। आर्हीनियस एसिड बेस वो रिएक्शन है जिसमें साल्ट बने और सॉल्वेंट बने, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। ठीक है, ऐसा रिएक्शन, ऐसा एसिड बेस रिएक्शन, रिमेंबर, जिसमें साल्ट और क्या बने? वाटर बने, वो आर्हीनियस एसिड बेस रिएक्शन होगा। बाकी एसिड बेस रिएक्शन पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एसिड बेस वाटर साथ नहीं बनाता। रिमेंबर, कुछ ऐसे एसिड्स है, आगे पढ़ेंगे हम, जो वाटर नहीं बनाते, जो वाटर नहीं बनाते। ये जो साल्ट और वाटर की बनाने वाली बात आप लोगों ने पढ़ी है ना मैट्रिक में, ये आर्हीनियस एसिड बेस की डिफिनीशन है। सही है,
तो अर्हीनियस एसिड बेस जब रिएक्ट करता है क्या क्या बनाता है, साल्ट और सॉल्वेंट बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है। तो इसके प्रोडक्ट ये है। लिमिटेशन क्या है, अर्हीनियस एसिड बेस की लिमिटेशन क्या है, तो ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट है एसिड बेस के लिए, लेकिन ये अप्लाई नहीं होता कहाँ कहाँ पे, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अगर वाटर ना हो, दूसरा सॉल्वेंट हो जैसे कि अमोनिया, ठीक, लिक्विड अमोनिया में अगर कोई रिएक्शन होता है, लिक्विड SO3 में अगर कोई रिएक्शन होता है, एसिड बेस का रिएक्शन है, एसिड और बेस का रिएक्शन है, और अमोनिया में होता है, SO3 में होता है, दूसरे सॉल्वेंट में होता है, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इसने स्पेसिफिकली बात की है एक्वस सोल्यूशन की। इसी तरह अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, एक इनऑर्गेनिक हो गया, एक ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, इथेनॉल में रिएक्शन होता है, CCl4 में रिएक्शन होता है, तो इथेनॉल में जो रिएक्शन होगा, CCl4 में जो एसिड बेस रिएक्शन होंगे, अर्हीनियस एसिड थ्योरी के स्पेक्ट्रम में वो नहीं आएगा, ठीक है, उसकी डिफिनीशन में ये नहीं आएगा। इसी तरह अगर गैसियस फेज में रिएक्शन होता है, जो हमने एक रिएक्शन पढ़ा था ट्यूब में, डिफ्यूजन में, ग्राहम लैब डिफ्यूजन में, HCl एक साइड से आ रहा था, अमोनिया दूसरे साइड से आ रहा था, वो जो ट्यूब था, तो वो गैस फेज रिएक्शन है। तो गैस में अगर एसिड बेस रिएक्शन हुआ गैसियस फेज में, तो वो भी अर्हीनियस एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। सॉलिड स्टेट में तो बड़े कम रिएक्शन होते हैं, लेकिन अगर कोई सॉलिड एसिड बेस रिएक्शन होता है तो वो भी इस अर्हीनियस बेस कंसेप्ट में नहीं आता। इसी तरह अमोनिया भी इस कंसेप्ट के मुताबिक बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अमोनिया में खुद अपना OH नहीं है, ठीक है, अपना OH नहीं है, तो ये अर्हीनियस बेस नहीं है। इसी तरह AlCl3 BF3 ये हमारे पास प्रोटॉन नहीं रखते, तो ये एसिड तो है लेकिन ऑर्गेनिक अर्हीनियस एसिड नहीं है। सही है, क्योंकि इसमें अपना प्रोटॉन ही नहीं है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन ले, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन ले कि जो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल देखो, हर OH रखने वाला चीज अर्हीनियस बेस नहीं होता। अल्कोहल देखो, अल्कोहल में OH मौजूद है, अल्कोहल में क्या मौजूद है, OH, लेकिन ये देता OH नहीं है। रिमेंबर, अल्कोहल में OH मौजूद है, CH3 CH2OH, लेकिन ये OH नहीं देता, ठीक है। तो आप लोग ऐसी चीजों पे धोखा ना खाइए, ठीक है, कि हर चीज जिसमें OH मौजूद होगा बस उसको आप लोग क्या करें, अर्हीनियस कंसेप्ट में आप लोग उसको डाल दे। तो हर OH रखने वाला चीज अर्हीनियस बेस नहीं होता, हर OH। तो ये अल्कोहल है और अल्कोहल एसिडिक है। रिमेंबर, अल्कोहल में OH मौजूद है, ठीक है, और OH देता नहीं है, H देता है। इसी तरह हर H रखने वाला चीज, हर H रखने वाला चीज क्या नहीं होता, एसिड नहीं होता। मीथेन एसिड नहीं है, 4 H है, तो ये H को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए, इस H को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए, और इस OH को इधर मेटल के साथ अटैच होना चाहिए। तो अल्कोहल अर्हीनियस एसिड बेस के मुताबिक बेस नहीं है। रिमेंबर, इसी तरह मीथेन अर्हीनियस एसिड के बेस के मुताबिक एसिड नहीं है, क्योंकि ये H नहीं देता, बल्कि ये किसी भी कंसेप्ट पे एसिड नहीं है हमारे पास, ठीक है। ओके, दैट्स वाज ये आज के लेक्चर के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे पे अपलोड करेंगे। थैंक यू।